हेलो माय फ्रेंड्स, मैं नीतीश चौहान स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार प्रतियोगी परीक्षा क्लासेस में। आइए शुरुआत करते हैं। 71वां क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम। मंत्रिमंडल सचिवालय में किस का गठन किया गया है ताकि सरकारी नौकरी और निजी दोनों क्षेत्रों में ठप पड़ी निवेश परियोजनाओं पर नज़र रखी जा सके। ठप पड़ी निवेश योजनाओं पर नज़र रखी जा सके तथा उसके कार्यान्वयन में आ रही बाधाओं को जल्द से जल्द दूर किया जा सके। तो परियोजना अनुवीक्षण दल का गठन किया गया है। परियोजना अनुवीक्षण दल PMG का गठन 2013 में कैबिनेट सचिवालय के अंतर्गत किया गया था। सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP परियोजना के निर्माण हेतु मंजूरी की फास्ट ट्रैकिंग और उन्हें शीघ्र चालू करने सहित विभिन्न मुद्दों को हल करने के लिए यह संस्थागत तंत्र है। PMG 14 सितंबर 2015 से प्रधानमंत्री कार्यालय के अंतर्गत कार्य कर रही है। मंत्रिमंडल द्वारा हस्ताक्षर एवं संपुष्टि के लिए किसी भी समझौते, संधि, सहमति ज्ञापन को अनुमोदन हेतु आगे बढ़ाने से पहले कौन सा मंत्रालय उसके पाठ का निरीक्षण करके उसे पारित करता है? तो विदेश मंत्रालय। किसी भी समझौते, संधि और सहमति को मंत्रिमंडल द्वारा हस्ताक्षर एवं पुष्टि के लिए अनुमोदन हेतु आगे बढ़ाने से पहले विदेश मंत्रालय उसका निरीक्षण करके उसे पारित करता है। भारत सरकार कार्य आवंटन नियम 1961 के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों के सभी वैधानिक, वित्तीय, बजट इत्यादि मामलों के लिए प्रमुख मंत्रालय कौन सा है? तो वित्त मंत्रालय, वित्तीय, वैधानिक और बजट इत्यादि के लिए वित्त मंत्रालय है ना। वित्त मंत्रालय भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण मंत्रालय है। यह स्थानीय निधि, लेखा परीक्षा, राष्ट्रीय बजट, लॉटरी, बीमा और कोषागार निदेशालय पर प्रशासनिक नियंत्रण रखता है। मंत्रालय विभिन्न राज्यों के लिए संसाधनों के स्थानांतरण सहित सरकार के व्यय को नियंत्रित करता है। यह देश के सभी वित्तीय लेन देन निगरानी के लिए नोडल केंद्र है। यह कराधान, वित्तीय कानून, वित्तीय संसाधन, पूंजी बाजार, केंद्र और राज्यों के वित्त, केंद्रीय बजट से जुड़े मामले देखता है। वर्तमान में निर्मला सीतारमण भारत की वित्त मंत्री हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रिमंडल सचिवालय का स्कंध नहीं है? मंत्रिमंडल सचिवालय का स्कंध नहीं है तो सेना या फिर प्रौद्योगिकी, आसूचना, नागरिक। तो बी ऑप्शन सही है, यानी प्रौद्योगिकी मंत्रिमंडल सचिवालय का स्कंध नहीं है ना। भारतीय संविधान की संसदीय शासन प्रणाली की सरकार है जिसमें मंत्रिमंडल को कार्यपालक का दर्जा प्राप्त है। मंत्रिमंडल सचिवालय में सिविल, नागरिक, सैन्य, आसूचना 3 प्रकार के स्कंध होते हैं। सिविल, सैन्य और आसूचना 3 प्रकार के स्कंध होते हैं। सचिवालय में सिविल, सैन्य और आसूचना 3 प्रकार के स्कंध होते हैं। सिविल स्कंद मुख्य स्कंध है जो केंद्रीय मंत्रिमंडल को परामर्श एवं सहायता प्रदान करता है। इस विभाग के सैन्य स्कंद सैन्य मामलों की रक्षा मंत्री को सीमित राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद और अन्य समितियों को सचिवीय
सहायता प्रदान करता है, जबकि आसूचना स्कंध केंद्रीय मंत्रिमंडल की संयुक्त आसूचना से जुड़े मामलों को देखता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल से संयुक्त आसूचना को जुड़े मामलों को देखता है। संसद सत्र दोनों सदनों में राष्ट्रपति के संयुक्त संबोधन से आरंभ होता है। संसद सत्र दोनों सदनों में राष्ट्रपति के संयुक्त संबोधन से आरंभ होता है। लोकसभा एवं राज्यसभा के अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा ही बुलाए और सत्रावसान किए जाते हैं। दोनों बैठकों में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 85 के अंतर्गत 6 माह से ज़्यादा समय नहीं होना चाहिए दोनों सत्रों में। राज्यसभा के लिए चुने गए नामांकित सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा के लिए तो 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। राज्यसभा के लिए चुने गए नामांकित सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। आर्टिकल 83(1) के अनुसार राज्यसभा का विघटन नहीं होता। आर्टिकल 83(1) के अनुसार राज्यसभा का विघटन नहीं हो सकता, अर्थात यह एक स्थायी सदन है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर 2 वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्त होते हैं। भारत सरकार के वित्तीय खातों 77वां क्वेश्चन है। भारत सरकार के वित्तीय खातों से जुड़े भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन किसे प्रस्तुत किया जाता है? तो किससे प्रस्तुत किया जाता है? डी ऑप्शन राष्ट्रपति को है। खातों से जुड़े भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन किसको? तो भारत सरकार के वित्तीय खातों से जुड़े भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक राष्ट्रपति को लोक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। विनियोग लेखाओं पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट, वित्त लेखाओं पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट और सरकारी उपक्रमों पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट राष्ट्रपति इन रिपोर्टों को संसद के दोनों सदनों के सभापटल पर रखता है। यह संसद की लोक लेखा समिति के गाइड, मित्र और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। संसद की लोक लेखा समिति के गाइड, मित्र और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। राष्ट्रपति शासन को उनकी घोषणा के कितने समय के अंदर संसद द्वारा अनुमोदित कर दिया जाना चाहिए? राष्ट्रपति शासन को उनकी घोषणा के कितने समय के अंदर संसद द्वारा अनुमोदित कर देना चाहिए? तो अनुच्छेद 356 में कहा गया है, यानी कि 2 महीने के अंदर अनुमोदित कर देना चाहिए। संसद को 2 महीने के अंदर अनुमोदित करने देना। 356 के में कहा गया है कि राष्ट्रपति को किसी राज्य के राज्यपाल से प्रतिवेदन मिलने पर या अन्य ढंग से यह समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे राज्य का शासन एवं संविधान उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता। ऐसे में राष्ट्रपति वैधानिक तंत्र पर विफलता के आधार पर आपात की घोषणा करता है। यह घोषणा राष्ट्रपति द्वारा जारी किए जाने के 2 माह तक जारी रहेगा। राष्ट्रपति द्वारा जारी किए जाने के 2 माह तक जारी रहेगा। यदि बीच संसद में दोनों सदन इस घोषणा को अनुमोदन कर देते हैं तो अनुमोदन के पश्चात 6 माह तक जारी रहता है। राष्ट्रपति शासन अधिकतम 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन अधिकतम 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो राष्ट्रपति पद के लिए नामांकित व्यक्ति को अपना मतपत्र पर दर्ज कराने के लिए
अपना नाम मतपत्र पर दर्ज कराने के लिए 50 मतदाता प्रस्तावक के रूप में और 50 मतदाता समर्थक के रूप में चाहिए। तो ये तो सही है ना, यही सही है। और दूसरा है, अगर राष्ट्रपति का चयन करने वाली पीठ कॉलेज में उल्लेखनीय रिक्तियां हों तो राष्ट्रपति के रूप में किसी व्यक्ति के चुनाव पर सवाल उठाया जा सकता है। ये गलत बात है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 58 के अनुसार राष्ट्रपति पद के लिए निम्नलिखित अर्हताएं होनी चाहिए। उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष उम्र होनी चाहिए, लोकसभा के सदस्य के लिए निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए, चुनाव के समय लाभ के पद पर धारण नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1997 किया गया। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1997 में पारित किया गया, इसके अनुसार अब राष्ट्रपति के पद के लिए किसी अभ्यर्थी के नाम को कम से कम 50 अनुमोदक तथा 50 मतदाताओं द्वारा समर्थित किया जाता है। उपराष्ट्रपति के पद के लिए उम्मीदवार को 20 मतदाता और 20 मतदाता प्रस्तावक और 20 जो है मतदाता समर्थक होने चाहिए। 20 मतदाता प्रस्तावित और 20 मतदाता समर्थक उपराष्ट्रपति के लिए हैं और राष्ट्रपति के लिए 50-50 होनी चाहिए। 1997 के अधिनियम के द्वारा हैं। निम्नलिखित में से राष्ट्रपति की कौन सी न्यायिक शक्ति उसकी परिभाषा से मेल नहीं खाती। राष्ट्रपति की कौन सी न्यायिक शक्ति उसकी परिभाषा से मेल। दंडाविराम, रूपांतरण, पूर्ण क्षमादान। रूपांतरण होता पूर्ण क्षमादान, है ना। दंड विराम, कम सजा देना। दंड निलंबन, सजा को स्थायी तौर पर टालना। दंड टालना, सजा कम करना। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन सही। ए ऑप्शन जो है नहीं, परिभाषा मेल नहीं खाती, तो रूपांतरण पूर्ण क्षमादान नहीं होता, ये परिभाषा मेल नहीं खाती। राष्ट्रपति के किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति के दंडावेश को नियंत्रित, माफ या परिवर्तित कर सकता है, या दंड में क्षमादान, प्राणदान, स्थगित राहत और माफ़ी प्रदान कर सकता है। विकल्प एक, रूपांतरण, किसी भी दंड को रूपांतरित कर देना, जैसे मृत्यु दंड को आजीवन कारावास में रूपांतरित कर देना। संबंध में दंड के प्रकार को बदलने में न कि पूर्ण क्षमादान से, है ना। केंद्र में संघ कार्यपालिका में डैश होते हैं। केंद्र में संघ कार्यपालिका में होते हैं तो कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं, लोकसभा अध्यक्ष होते हैं और डी प्रधानमंत्री होते हैं। केंद्र में संघ कार्यपालिका में कौन कौन होते हैं? ए, बी और डी। केंद्र में संघ कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति को सहायता देने के लिए अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री के साथ मंत्रिपरिषद शामिल होती है। स्वयं इस्तीफा देने, 82वां क्वेश्चन है। स्वयं इस्तीफा देने के अलावा इसमें इनमें से किन पद्धतियों के द्वारा किसी राज्य के राज्यपाल को उसके पद से हटाया जा सकता है? तो लोकसभा द्वारा महाभियोग लाकर किसी भी राज्यपाल को हटाया जा सकता है ना। लोकसभा द्वारा महाभियोग लाकर किसी भी राज्य के राज्यपाल को उसके पद से हटाया जा सकता है। सामान्यतः राज्यपाल का कार्यकाल पद ग्रहण 5 वर्ष की अवधि के लिए होता है, किंतु वास्तव में यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। इसके अलावा कभी भी राष्ट्रपति को संबोधित कर अपना त्यागपत्र दे सकता है। राष्ट्रपति एक राज्यपाल को उसके बचे हुए कार्यकाल के लिए किसी दूसरे राज्य में स्थानांतरित कर सकते हैं। इसी तरह एक राज्यपाल जिसका कार्यकाल पूरा हो चुका है को भी उसी राज्य या अन्य राज्य में दोबारा नियुक्त किया जा सकता है। राज्यपाल को हटाने के लिए संबंध
के संबंध में संविधान में महाभियोग जैसा कोई प्रावधान नहीं है। राज्यपाल को हटाने के लिए संविधान में कोई महाभियोग जैसा प्रावधान नहीं है, यानी कि लोकसभा द्वारा महाभियोग से ही उसे हटाया जा सकता है। संविधान में उसका कोई उल्लेख नहीं है। 1983 में स्थापित सरकारिया आयोग के राजपत्र चार्टर का देश कौन सा सही है? सरकारिया आयोग के राजपत्र चार्टर का देश में राज्य और केंद्र सरकारों के बीच संबंध और अधिकारों के संतुलन को जांचना था और भारत के संविधान के ढांचे के भीतर परिवर्तन को सुझाव देना था। तो ये काम था सरकारी आयोग का है। इस आयोग का गठन सरकार ने जून 1983 में किया था। इसके अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश मूर्ति राजेंद्र सिंह सरकारिया थे। इनका कार्य भारत के केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित शक्ति संतुलन पर अपनी संतुष्टि देना था। राजमन्नार समिति का क्या काम था? राजमन्नार समिति ने केंद्र और राज्य के बीच विवादों को सुलझाने के लिए निर्णय दिया था और मल्होत्रा समिति बीमा क्षेत्र में सुधार के लिए जानी जाती है। मल्होत्रा समिति। नरसिम्हन समिति जो है वित्तीय सुधार के लिए जानी जाती है। मल्होत्रा समिति बीमा क्षेत्र में सुधार के लिए, और राजमन्नार केंद्र और राज्य के विवादों के सुलझाने के लिए जानी जाती है। राजमन्नार हैं, नरसिम्हन बैंकीय, मल्होत्रा बीमा, राजमन्नार केंद्र और राज्य के संबंधों के बीच। और सरकारी आयोग जो है सरकार में अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश एवं राजस्व। इसका कार्य भारत और केंद्र और राज्य के संबंधों को शक्ति संतुलन पर अपनी शक्ति संतुलन केंद्र और राज्य में संतुलित शक्ति संतुलन। 30 नवंबर 2017 को भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे? डी राजीव महर्षि हैं। भारतीय सरकारी बजट पेश करने की तारीख कौन तय करता है? सरकारी बजट पेश करने की तारीख कौन तय करता है? तो राष्ट्रपति करता है। सरकारी बजट पेश करने की तारीख राष्ट्रपति द्वारा तय की जाती है। भारत के संविधान में राष्ट्रपति को वित्तीय शक्तियों द्वारा सरकारी बजट पेश करने की तारीख राष्ट्रपति तय करता है। भारत के संविधान में राष्ट्रपति को वित्तीय शक्तियाँ प्राप्त हैं। धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है। यानी कि धन विधेयक जितने भी होते हैं उनको राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही लाया जाता है। यदि यह वार्षिक वित्तीय विवरण केंद्रीय बजट को संसद में समक्ष रखता है, कौन रखता है? राष्ट्रपति। तो आगे बढ़ते हैं, 86वें क्वेश्चन पे आते हैं। देश भारत सरकार के राजस्व और व्यय के लेखा परीक्षा के लिए भारत की संसद द्वारा गठित संसद के चयनित सदस्यों की एक समिति है। कौन सी समिति है? जो संसद के सदस्यों की एक समिति है, चयनित सदस्यों की एक समिति है। तो कौन सी है? तो लोक लेखा समिति का या PAC भारत सरकार के राजस्व एवं व्यय के लेखा परीक्षा के लिए भारतीय संसद द्वारा गठित संसद के चयनित सदस्यों की एक समिति है। इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं लोक लेखा समिति में, जिसमें 15 सदस्य लोकसभा से और 7 जो है राज्यसभा से होते हैं, है ना। यह समिति भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा किए गए लोक परीक्षण संबंधी प्रतिवेदनों की जांच करती है। लोक लेखा परीक्षक द्वारा किए गए लेखा परीक्षण
संबंधी प्रतिवेदन की जांच करती है। यानी कि व्यय और आय और व्यय को नियंत्रित करती है। कौन सी समिति? लोक लेखा समिति इसका रिकॉर्ड रखती है। निम्नलिखित में से कौन सा कटौती प्रस्ताव का एक प्रकार नहीं है? कटौती प्रस्ताव का एक प्रकार नहीं है। कौन कौन से कटौती प्रस्ताव हैं? 3 तरह के होते हैं कटौती प्रस्ताव हैं। सटीक कटौती प्रस्ताव कोई कटौती प्रस्ताव नहीं है जिसे संसद में प्रस्तावित किया जा सकता है। ऐसा कोई सटीक कटौती प्रस्ताव नाम का कोई प्रस्ताव नहीं होता। एक तो होता है टोकन नीति कटौती प्रस्ताव, टोकन कटौती प्रस्ताव और अर्थव्यवस्था कटौती प्रस्ताव। 3 प्रस्ताव होते हैं कटौती प्रस्ताव। आइए देखते हैं। सटीक कटौती प्रस्ताव कसौटी एक प्रकार का इस प्रकार का नहीं, कटौती का एक प्रकार नहीं है जिसे संसद में प्रस्तावित किया जा सकता। नीतिगत प्रस्ताव क्या होता है? यह प्रस्ताव किसी विशेष मांग के तहत आने वाली किसी नीति को अस्वीकृत करने के लिए लाया जाता है। नीतिगत प्रस्ताव किसी मांग के तहत आने वाली किसी नीति को अस्वीकृत करने के लिए कौन सा होता है प्रस्ताव? नीतिगत, है ना। और अर्थगत कटौती प्रस्ताव क्या होता है? यह प्रस्ताव किसी विशिष्ट मत के लिए यानी मांगी गई राशि, अर्थगत अर्थ यानी पैसा ही होता है, अर्थगत यानी कि मांगी हुई राशि को कमी करने के लिए होता है ये अर्थगत कटौती प्रस्ताव। किसी मंत्रालय ने मांगी राशि इतनी और उसे कम करके देना, उसे कहते हैं अर्थगत कटौती प्रस्ताव, है ना। प्रतीक कटौती प्रस्ताव, टोकन, प्रतीक यानी टोकन, है ना। प्रतीक को टोकन भी कहते हैं। टोकन कट यह प्रस्ताव सरकार के उत्तरदायित्व से संबंधित किसी विशेष विषय के संबंध में विरोध प्रकट करने के लिए किया जाता है। यानी कि विशेष विषय के संबंध में, कोई विशेष विषय के संबंध में, सरकार के किसी विशेष विषय के संबंध में विरोध करना है तो वहाँ पर जो है टोकन कट प्रस्ताव लाया जाता है, यानी कि प्रतीक कटौती प्रस्ताव लाया जाता है। आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए लोकसभा में कितनी सीट आरक्षित हैं? तो बी 2 सीट आरक्षित हैं। लोकसभा गठन विषय के अनुसार 81 तथा 331 में प्रावधान है। अनुच्छेद 81 के अनुसार राज्यों से अधिकतम 330 राज्यों से अधिकतम 530 सदस्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों से अधिकतम 20 सदस्य चुने जाएंगे। किसमें चुने जाएंगे? लोकसभा में। राज्यों से 530 और संघ राज्य क्षेत्रों से 20 सदस्य चुने जाते हैं लोकसभा के लिए। इसके अलावा 330 के अनुच्छेद 331 के अनुसार राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्य मनोनीत कर सकता है यदि उसकी राय में उन्हें उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है। यानी कि 552 में से 530 तो राज्य से और 20 संघ राज्य से 2 जो है आंग्ल भारतीय। लेकिन वर्तमान में इसकी प्रभावी संख्या राज्य से 530, संघ राज्य से 13 और राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 2 सदस्यों की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। वर्तमान में 2 सदस्यों की जो आंग्ल भारतीय की व्यवस्था थी उसे वर्तमान में समाप्त कर दिया गया है। अब जो है 530, 20 और 530 वर्तमान में जो है 530 तो राज्य से हैं और संघ राज्य से 13 हैं और राष्ट्रपति द्वारा जो वो इस हिसाब से 543 हो जाते हैं। अविश्वास प्रस्ताव के विषय में इनमें से कौन सी बात सही है? अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है? तो पी और क्यू दोनों सही हैं। यह केवल लोकसभा में लाया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव ये सरकार के विरुद्ध लाया जाता है। यह केवल मंत्रिपरिषद के खिलाफ लाया जा सकता है, किसी एक मंत्री के खिलाफ नहीं।
मंत्रिपरिषद, पूरी मंत्रिपरिषद के लिए लाया जाता है, एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं। अविश्वास प्रस्ताव यानी कि अविश्वास प्रस्ताव सदन के विपक्ष द्वारा केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है। यह प्रस्ताव केवल मंत्रिपरिषद के खिलाफ ही लाया जा सकता है, किसी मंत्री विशेष के खिलाफ नहीं लाया जा सकता। अविश्वास प्रस्ताव हेतु किसी विशेष आधार की जरूरत नहीं होती। इस एक बार सदन में प्रस्तुत किए जाने के बाद यह सदन की सभी लंबित कार्यवाहियों को धारण कर लेता है। यानी कि सभी लंबित कार्यवाहियों को, एक बार यदि प्रस्ताव को प्रस्तुत कर दिया जाए तो यह जो है सदन की सभी लंबित कार्यवाहियों को धारण कर लेता है। सामान्यतः सदस्यों द्वारा बोले जाने के पश्चात प्रधानमंत्री दोषारोपण के संबंध में उत्तर देता है। यदि सदन के द्वारा इस प्रस्ताव को अपनाया जाता है तो मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र देने के लिए बाध्य हो जाएगी। मंत्रिपरिषद जो है यदि इस प्रस्ताव को सदन द्वारा अपनाया जाता है तो जो है मंत्रिपरिषद त्यागपत्र देने के लिए बाध्य हो जाती है। अविश्वास प्रस्ताव को अपनाया जाता है तो है। लोकसभा चुनाव अधिसूचित करने का अधिकार किसे है? लोकसभा चुनाव अधिसूचित करने का अधिकार किसे है? तो राष्ट्रपति के लिए है। लोकसभा चुनाव अधिसूचित करने का अधिकार राष्ट्रपति को अधिसूचना जारी करने के बाद निर्वाचन आयोग अन्य निर्णय लेने हेतु स्वतंत्र है। वो अधिसूचना जारी करेगा राष्ट्रपति, उसके बाद सभी निर्णय कौन लेगा? निर्वाचन आयोग लेगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के 4 के अनुसार लोकसभा के और प्रत्येक राज्य के विधानसभा के प्रत्येक लोकसभा के और प्रत्येक राज्य के विधानसभा के प्रत्येक साधारण निर्वाचन से पहले तथा विधान परिषद वाले प्रत्येक राज्य की विधान परिषद के लिए प्रथम साधारण निर्वाचन से पहले और उसके पश्चात प्रत्येक द्विवार्षिक निर्वाचन से पहले राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग से परामर्श करने के पश्चात खंड 1 द्वारा निर्वाचन आयोग को सौंपे गए कृत्यों के पालन से आयोग की सहायता के लिए उतने प्रादेशिक आयुक्तों को भी नियुक्त कर सकता है जितने वह आवश्यक समझे, यानी कि राष्ट्रपति कर सकता है। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कब किया गया? कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कब किया गया? तो 1925 में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का एक साम्यवादी दल है। इस दल की स्थापना 26 दिसंबर 1925 को कानपुर नगर में हुई थी। इसकी स्थापना एम एन राय ने की थी। निम्न में से कौन सा वक्तव्य राज्यसभा के सदस्यों के लिए सही है? तो राज्यसभा के सदस्य को वही वेतन और अन्य लाभ मिलते हैं जितने कि लोकसभा सदस्य को मिलते हैं, है ना। राज्यसभा के सदस्य एकल हस्तांतरण मत पद्धति द्वारा राज्य विधानसभाओं द्वारा चुने जाते हैं। अब देखो, एकल हस्तांतरण मत पद्धति द्वारा ही राष्ट्रपति को भी चुना जाता है। और देखो, राज्यसभा के सदस्यों को भी हम एकल हस्तांतरण मत पद्धति द्वारा राज्य विधानसभाओं से चुनकर भेजते हैं। राज्यसभा तथा लोकसभा के सदस्य के वेतन और भत्ते समान रूप से मिलते हैं, यानी कि ए और बी दोनों ठीक है ना। इसके हर एक सदस्य को प्रति माह 50,000 तनख्वाह, 20,000 दैनिक
खर्चा मिलता है राज्यसभा के 2000, यानी कि राज्यसभा के सदस्य को प्रति माह तो 50,000 मिलते हैं, तनख्वाह 20,000 मिलती, प्रति माह तनख्वाह जो है 50,000, 2,000 दैनिक खर्चा मिलता है, 45,000 प्रति माह जो है संवैधानिक खर्चा मिलता है, और 45,000 ही प्रति माह कार्यालय भत्ता मिलता है। 45,000 कार्यालय भत्ता और 45,000 ही प्रति माह संवैधानिक भत्ता मिलता है। रेल यात्रा, हवाई यात्रा फ्री रहती है, रोड यात्रा फ्री रहती है, टोल टेलीफोन सुविधा जारी, पानी बिजली की सुविधा, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं, वाहन खरीद के लिए खर्च मिलता है, इनकम टैक्स की छूट की सुविधा, और देखो आवासीय भत्ता मिलता है, आदि सुविधाएं मिलती हैं राज्यसभा के सदस्य को। राज्यसभा में राज्य के प्रतिनिधि का निर्वाचन राज्य विधानसभा के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति से किया जाता है। 93वें क्वेश्चन को देखते हैं। सामान्य लोकसभा की बैठक में पहले घंटे के दौरान प्रश्न पूछे जाते हैं। इस अवधि को प्रश्नकाल कहा जाता है। प्रश्नकाल संसद के दोनों सदनों में प्रतिदिन बैठक के आरंभ में 1 घंटे यानी कि 11 से 12 के समय को प्रश्नकाल कहते हैं। इस दौरान सदस्य प्रश्न पूछते हैं और मंत्री उत्तर देते हैं। प्रश्न 3 तरह के होते हैं, तारांकित, अतारांकित और अल्प सूचना प्रश्न। प्रश्न 3 तरह के होते हैं, तारांकित, अतारांकित और अल्प सूचना। तारांकित प्रश्नों का उत्तर मौखिक, अतारांकित प्रश्नों का उत्तर लिखित तथा अल्प सूचना प्रश्नों का उत्तर अतारांकित प्रश्नों का उत्तर लिखित तथा अल्प सूचना प्रश्न वह होता है जो अविलंबनीय लोक महत्व से संबंधित होता है, यानी कि अल्प सूचना प्रश्न वे होते हैं जो लोक महत्व से संबंधित होते हैं, यानी कि तुरंत पूछे जा सकते हैं ये, और जिसे एक सामान्य प्रश्न हेतु विनिर्दिष्ट सूचना विधि से कम अवधि के भीतर पूछा जा सकता है। इसका भी मौखिक उत्तर दिया जा सकता है, यानी कि अल्प सूचना प्रश्न का भी मौखिक उत्तर दिया जा सकता है ना, और उसका भी तारांकित का पर अतारांकित का जो है लिखित रूप में देना होता है। जिसके बाद अनुपूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं और फिर अनुपूरक उससे जुड़े हुए प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, है ना। अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित हैं? अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो 47 सीटें लोकसभा के अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए 47 आरक्षित सीटें, और अनुसूचित जनजाति के लिए 47 और अनुसूचित जाति एससी के लिए 84 सीटें आरक्षित हैं अनुच्छेद 330 के अनुसार। अनुच्छेद 330 के अनुसार एसटी के लिए 47 और एससी के लिए 84 सीटें आरक्षित हैं। लोकसभा की कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं? अनुसूचित जाति यानी कि 84 लोकसभा 95वां क्वेश्चन है। 84 सीटें लोकसभा अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए 47 है ना। 96वां क्वेश्चन पढ़ेंगे हम। सदन के अधिकार और विशेषाधिकार उनकी समितियां और अन्य और सदस्यों के अभिरक्षण हैं। तो सी ऑप्शन। पीठासीन अधिकारी सदन के अधिकार और विशेषाधिकार और उनकी समितियों और सदस्यों के अभिरक्षण होते हैं पीठासीन अधिकारी। आइए 97वां क्वेश्चन देखते हैं। 97वां क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित नियुक्तियों में से कौन सी भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती, यानी कि कौन सी नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती। तो लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती।
भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं की जाती। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष का चयन लोकसभा अपनी प्रथम बैठक में ही अपने सदस्यों में से ही कर लेती है। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला हैं। प्रधानमंत्री सहित मंत्रिमंडल में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के कितने प्रतिशत होती है? तो 15%। 91वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा अनुच्छेद 75 में उपखंड 1 में जोड़कर यह प्रावधान किया गया है कि प्रधानमंत्री सहित मंत्रिमंडल में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं हो सकती। एक सतर्कता के दृष्टिकोण से 99वां क्वेश्चन देख रहे हैं। एक सतर्कता के दृष्टिकोण से सरकारी संगठन के निर्माण कार्य के तकनीक लेखा परीक्षा के कार्य को सौंपा गया है। एक सतर्कता के दृष्टिकोण से सरकारी संगठन के निर्माण कार्यों की तकनीक यानी कि तकनीक लेखा परीक्षा के कार्यों को सौंपा गया है। तो ए ऑप्शन सरकार के नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक को सौंपा गया है ना। सरकारी संगठन के निर्माण एवं कार्यों की तकनीक के लेखा परीक्षक कार्य को जोड़ा गया। तो अनुच्छेद 148 के अनुसार भारत का एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा। 148 के अनुसार जो केंद्र व सभी राज्य सरकारों के व्यय संबंधी लेखा का अंकेक्षण करता है। इस पद की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जिसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूर्ण हो निर्धारित किया गया हो। वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू। तो अभी वर्तमान में गिरीश चंद्र मुर्मू के बाद श्री के संजय मूर्ति बन गए हैं, है ना। CAG श्री के संजय मूर्ति बन गए हैं ना। लोकपाल एक संस्कृत शब्द है। हिंदी में जिसका अर्थ है लोगों को देखभाल करने वाला। लोकपाल संस्कृत जिसका अर्थ है लोगों की देखभाल करने वाला। निम्नलिखित में से कौन सा मामला भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की जांच पड़ताल की जगह से विवादों में नहीं आता? कौन सा मुद्दा यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की जांच पड़ताल की वजह से विवादों में नहीं आता? कौन सा नहीं आता? कोयला खान आवंटन, बोफोर्स तोफ मामला, सत्यम कंप्यूटर्स मामला या 2G स्पेक्ट्रम आवंटन। तो सत्यम कंप्यूटर्स मामला जो है वो महालेखा परीक्षक की जांच के अंतर्गत नहीं आता। सत्यम कंप्यूटर मामला भारतीय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की जांच पड़ताल की वजह से विवादों में नहीं आता। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में नियंत्रक एवं महालेखा यानी कि ये कोयला खान आवंटन आता है, बोफोर्स तोफ मामला आता है और 2G स्पेक्ट्रम मामला, ये सभी जो हैं महालेखा परीक्षक की जांच पड़ताल के बाद विवादों में आए हैं। कौन कौन से? कोयला खान आवंटन, बोफोर्स तोफ मामला और 2G स्पेक्ट्रम मामला, 3 मामले। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो डी ऑप्शन। 30 वर्ष की आयु के व्यक्ति का राज्यपाल बन सकता है? नहीं बन सकता। 35 वर्ष का बन सकता है, यही गलत है। राज्यपाल राष्ट्रपति की नियुक्ति करता है, ये बात सही है। राष्ट्रपति के प्रसाद कार्य करता है, ये भी बात सही है। राज्यपाल राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपता है, तो बिल्कुल बात सही है। राज्यपाल राष्ट्रपति को सौंपता है ना। दिए गए विकल्पों में कथन डी सही है, क्योंकि राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम 30 वर्ष नहीं 35 वर्ष होनी चाहिए। अन्य विकल्पों में राज्यपाल
अन्य विकल्पों में राज्यपाल नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ग्रहण पद धारण करता है। त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपता है। कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है। ये इम्पोर्टेंट लाइन है। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है। भारत के केंद्रीय रेल मंत्री को प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। भारतीय केंद्रीय रेल मंत्री जो होता है वो जो है राष्ट्रपति उसे नियुक्त करता है, पर नहीं, रेल मंत्री को प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है ना। भारतीय रेल मंत्री को नियुक्ति भारत के प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 74-75 में मंत्रिपरिषद के संबंध में उपबंध किए गए हैं। अनुच्छेद 74-75 में मंत्रिपरिषद के संबंध में उपबंध किए गए हैं। 104वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही है? जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। मोहम्मद हिदायतुल्लाह भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। फखरुद्दीन अली अहमद भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। APJ अब्दुल कलाम भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। तो ये ऑप्शन सही है, यानी कि जाकिर हुसैन जो थे भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। 67 से 68 69 तक रहे, है ना। फखरुद्दीन अली अहमद जो थे 74 से 77 तक रहे। फखरुद्दीन अली अहमद दूसरे थे, है ना। और अब्दुल कलाम आज़ाद 2002 से 2007 तक। मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो हैं 69 से 69 में ही, मतलब जुलाई से अगस्त तक रहे, मतलब मोहम्मद हिदायतुल्लाह, है ना। मुख्य सचिव का चयन कौन करता है? मुख्य सचिव का चयन राज्य का मुख्यमंत्री करता है। मुख्य सचिव का चयन मुख्यमंत्री करता है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा नहीं है, SP गोयल हैं। SP गोयल यानी कि शशि प्रकाश गोयल जी हैं। यानी कि मुख्य सचिव कौन है? शशि प्रकाश गोयल वर्तमान में। कार्यकाल 31, इनका कार्यकाल क्यों देखेंगे हम। ये बने थे, शशि प्रकाश गोयल बने हैं। शशि प्रकाश गोयल जो है 2025 में वर्तमान में मुख्य सचिव हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव हैं ना। केंद्र के मुख्य सचिव का चयन प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है और राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा किया जाता है ना, मुख्य सचिव का चयन। भारत के सशस्त्र बलों का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? भारत के सशस्त्र बलों का सुप्रीम कमांडर, सशस्त्र बलों का सुप्रीम कमांडर। अनुच्छेद 53(2) के में उल्लिखित है कि भारत के सशस्त्र बलों का सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53(2) में उल्लिखित है कि कौन होगा सुप्रीम कमांडर? राष्ट्रपति होगा सशस्त्र बलों का। वह रक्षा बलों के प्रमुख की नियुक्ति करता है। रक्षा बलों के प्रमुख की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेगा और उसे युद्ध एवं शांति घोषित करने का अधिकार देता है। कौन देता है? राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह युद्ध और शांति की घोषणा कर सकता है सुप्रीम कमांडर के रूप में, सर्वोच्च अधिकारी के रूप में। किसके सर्वोच्च अधिकारी? सशस्त्र बलों के सर्वोच्च अधिकारी, है ना। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित की जाती हैं? लोकसभा में राज्यों को, है ना। तो संविधान 81(2) के अनुच्छेद 81(2) में उल्लिखित है कि राज्यों को लोकसभा की सीटों का आवंटन राज्य की जनसंख्या के अनुसार किया जाता है। वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या 1971 की जनगणना के अनुसार निर्धारित की गई है। वर्तमान में 1971 की जनगणना के अनुसार ही चल रही है और ये जो है लोकसभा के सदस्यों की संख्या जो है 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अब देखो, आज से कल से जो है 26 आ गया, अब 2026 में लोकसभा की सीटों में अंतर आ सकता है।
अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति कौन करता है? अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। सेवाओं की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। संविधान अनुच्छेद 309 लोकसभा अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति अनुच्छेद 309 के अनुसार संघ एवं राज्य में सेवा के लिए व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तों दी गई हैं। भर्ती एवं सेवा शर्तें नियम 1963 भर्ती एवं सेवा शर्तें नियम 1963 के अनुसार राष्ट्रपति ही अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति करता है। केंद्र की कार्यपालिका शक्ति निहित है। किस में निहित है? तो राष्ट्रपति में। केंद्र की कार्यपालिका शक्ति का निहित किस में होती है? राष्ट्रपति में। और राज्य की कार्यपालिका शक्ति वहाँ के जो है राज्यपाल में निहित होती है ना। अनुच्छेद 53 में उल्लिखित है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उन विषयों तक है जिन पर विधि बनाने की शक्ति संसद को प्राप्त है। यानी कि कार्यपालिका शक्ति जो है राष्ट्रपति की इतनी ज़्यादा है कि जिस पर विधि बनाने का शक्ति संसद को प्राप्त है उस पर भी उसकी शक्ति है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? तो ये 6 वर्ष होता है। 83(1) के अनुसार राज्यपाल 6 वर्ष होता है। राज्यसभा सदस्यों का एक स्थायी निकाय है। राज्यसभा एक स्थायी निकाय है। राज्यसभा संसद का एक स्थायी निकाय है। इसका कभी भी विघटन नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति 6 वर्ष के लिए है ना, 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अनुच्छेद 84 ख के अनुसार राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम 30 वर्ष आयु होनी चाहिए। राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम 30 वर्ष आयु होनी चाहिए। अनुच्छेद 84 ख के अनुसार है। लोकसभा का कोरम कुछ समस्त सदस्य संख्या का कितना होता है? कोरम यानी कि वह न्यूनतम संख्या जिसके द्वारा लोकसभा या राज्यसभा की जो है कार्यवाही शुरू की जाती है। कोरम का लोकसभा के बैठक के लिए कम से कम 1/10 सदस्य उपस्थित अनिवार्यता होती है। यानी कि सदस्य कुल के 1/10 होने चाहिए, तभी लोकसभा की जो है बैठक स्टार्ट होती है ना। भारत लोकसभा संसद का निम्न सदन होता है। वर्तमान में लोकसभा में 543 सदस्य हैं, है ना। राज्य से चुन के जाते हैं लोकसभा सदस्य 543 हैं। राज्यसभा की सदस्यावधि होती है। राज्यसभा की सदस्यावधि क्या होती है? सदस्यावधि यानी कि वही क्वेश्चन दोबारा से पूछ लिया, तो 6 वर्ष होती है सदस्यावधि। 1/3 सदस्य जो हैं 1/3 सदस्य 2 वर्ष पे जो है वो कर लेते हैं सेवानिवृत्त। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो भारत के वर्तमान राष्ट्रपति उपरोक्त में से कोई नहीं है, इनमें नहीं है। ये अभी वर्तमान में, जब ये 2013 का क्वेश्चन है यूपी कांस्टेबल का, इसलिए ये क्वेश्चन अभी के लिए सही नहीं है। तेलंगाना राज्य किस अभी वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू है ना। तेलंगाना राज्य किस राज्य के विघटन से बनने वाला है? तेलंगाना राज्य किस राज्य के विघटन से बना है? तो आंध्र प्रदेश के विघटन से तेलंगाना बना है। आंध्र प्रदेश राज्य से अलग होकर 29वां नवगठित राज्य बना था। वर्तमान इसकी स्थापना 2 जून तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 को हुई। हैदराबाद को 10 साल के लिए तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की संयुक्त राजधानी 10 साल के लिए संयुक्त राजधानी बनाया गया था हैदराबाद को, तेलंगाना की और आंध्र प्रदेश की, है ना। इस
राज्य में 10 जिले, इस राज्य में 10 जिले, 119 विधानसभा क्षेत्र, 17 लोकसभा क्षेत्र। राज्य के पहले मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव शपथ ग्रहण किया। राज्य के पहले चंद्रशेखर राव। जब कोई राज्य राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत होता है, जब कोई राज्य राष्ट्रपति के शासन के अंतर्गत होता है, तब उस राज्य का बजट कौन पारित करता है? तब उस राज्य का बजट कौन पारित करता है? तो सी ऑप्शन सही है। कौन पारित करता है? तो जब राष्ट्रपति शासन लगा होता है किस राज्य में, तो संसद उस राज्य का बजट पास करती है ना। जब कोई राज्य राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत होता है तब उसका बजट संसद द्वारा पारित किया जाता है। राष्ट्रपति 116वां क्वेश्चन देख रहे हैं हम। राष्ट्रपति एक अध्यादेश जारी कर सकता है जब उसका समाधान हो जाता है। एक अध्यादेश जारी कर सकता है जब उसका समाधान हो जाता है कि तत्काल कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। जब ये निश्चित हो जाता है कि तत्काल कार्यवाही आवश्यक है तो वह राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी करता है ना। सी ऑप्शन, कोई भी सदन सत्र नहीं है, कोई भी सदन का सत्र नहीं चल रहा है, सदन का सत्र नहीं चल रहा है। और जो है राष्ट्रपति 123 के अनुसार, एक अनुच्छेद 123 के अनुसार अध्यादेश जारी कर सकता है। इस प्रभाव संसद के अधिनियम के समान होता है। इसका प्रभाव जो होता है किसके? संसद के अधिनियम के समान होता है। अध्यादेश का प्रभाव संसद सत्र के शुरू होने के 6 सप्ताह तक रहता है। लेकिन राष्ट्रपति राज्य सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। राज्य सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता, संघ सूची के विषय पर ही कर सकता है ना। जब दोनों सदन सत्र में आते हैं तब राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त नहीं होती। यानी कि सदन जो भी सत्र में होंगे तो फिर राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति उससे छिन जाती है, फिर उसके पास नहीं होती वो। 117 संसद व विधानसभाएं जिन विषयों पर कानून बना सकती हैं उसका उल्लेख किस अनुसूची में है? संसद और विधानसभाएं जिन विषयों पर कानून बना सकती हैं उसका उल्लेख जो है 7वीं अनुसूची में है ना। 7वीं अनुसूची में है तो सप्तम, सी ऑप्शन सही है, वर्णित किया गया है। संघ और राज्य दोनों है ना। संसद और विधानसभा यानी कि राज्य की विधानसभा और संसद दोनों जिस पर नियम बना सकती हैं उसे संवर्ती सूची कहते हैं। संवर्ती सूची के विषयों पर कानून बना सकती हैं, लेकिन कानून के विषय समान होने पर केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही अस्तित्व में रहेगा। यानी कि कोई समान विषय है और दोनों ने उस पर कानून बना दिया है तो केंद्र का ही विषय मान्य रहेगा, अस्तित्व में रहेगा। राज्य के द्वारा बनाया हुआ कानून केंद्र सरकार के कानून बनाने के साथ ही समाप्त हो जाएगा। समवर्ती सूची का विषय जम्मू कश्मीर के राज्य क्षेत्र में संबंधित नहीं है। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? जब लोकसभा का अध्यक्ष अनुपस्थित रहता है तो कौन करता है अध्यक्षता, है ना। तो अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा अपने ही सदस्यों में से एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन करती है। लोकसभा की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता उपाध्यक्ष करता है। यदि उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित है तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त सदस्य उस पद के कर्तव्यों का पालन करता है। यानी कि दोनों अनुपस्थित हैं तो राष्ट्रपति चुनेगा फिर सदस्य को, कौन उसकी अध्यक्षता करेगा है। लोकसभा सदस्य बनने के लिए क्या अहर्ता है लोकसभा सदस्य बनने के लिए? उनका नाम संबंधित राज्य की मतदाता सूची में होना चाहिए,
है ना, ऐसा नहीं है, कुछ भी नहीं है ऐसा कि मतदाता सूची में तो राज्य में ना भी हो तो भी बन सकते हैं लोकसभा सदस्य। उसका नाम भारत में कहीं भी मतदाता सूची में हो, ये सही है, कहीं भी हो तो भी बन सकते हैं, कहीं के भी लोकसभा सदस्य बन सकते हैं। 30 वर्ष नहीं होनी चाहिए लोकसभा सदस्य के लिए, 25 वर्ष, और पढ़ा लिखा हो, हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, पढ़ा लिखा बिल्कुल ना हो तो भी बन जाता है। लोकसभा संसद का निम्न सदन है। लोकसभा के सदस्यों का अधिकतम 552 हो सकती है, संख्या अधिकतम 552 हो सकती है। इसमें से 530 राज्यों से 20 संघराज्य क्षेत्रों से। वर्तमान में लोकसभा की 543 सीटें हैं। लोकसभा से 330 हैं। लोकसभा अनुच्छेद 330, लोकसभा में अनुच्छेद 330 के अंतर्गत अनुसूचित जातियों को 79 स्थान तथा अनुसूचित जनजाति को 41 स्थान आरक्षित हैं। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए अर्हताएं ये हैं। व्यक्ति भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष से कम आयु ना हो, पागल या दिवालिया ना हो, भारत के किसी भी राज्य के अधीन कोई लाभ के पद पर ना हो, उस व्यक्ति का नाम भारत की कहीं भी मतदाता सूची में हो, ये सही है, सब सही है ना। भारत साधारण विधेयक किस सदन में पहले प्रस्तुत किया जाता है? साधारण विधेयक किस सदन में? तो किसी भी सदन में साधारण विधेयक को लाया जा सकता है। अनुच्छेद 368(2) के अनुसार साधारण विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। यह विधेयक मंत्री या सामान्य विधेयक है ना, यह विधेयक मंत्री या सदस्य किसी के द्वारा भी प्रस्तुत किया जा सकता है। जब कोई सदस्य सदन में यह विधेयक प्रस्तुत करना चाहता है तो उसे पहले सदन का अग्रिम सूचना देनी पड़ती है। यानी कि कोई जो है विधेयक पेश करना है तो अग्रिम सूचना देनी होगी। इसे दोनों सदनों में पारित किया जा सकता है। राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाता है। असहमति की अवस्था में राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। किसी भी विधेयक पर असहमति की अवस्था में राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकते हैं, अधिकार है उनको। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन एवं सलाह देने हेतु मंत्रिपरिषद होगी, जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है अनुच्छेद 75 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, 75 के अनुसार, है ना। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अन्य जो भी मंत्री होंगे उनकी जो नियुक्ति होगी वो राष्ट्रपति करता है पर प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है ना। और जो मंत्रिपरिषद जो होती है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है ना, क्योंकि वह लोकसभा में से ही चुनी जाती है तो उसके प्रति उत्तरदायी होगी ना। निम्न में से किस राज्य में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम का विस्तार नहीं है? निम्न में से किस राज्य में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम का विस्तार नहीं है? तो बी ऑप्शन सही, जम्मू एंड कश्मीर। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम का विस्तार नहीं है। राष्ट्रीय सूचना अधिनियम का विस्तार अब तो देखो पूरे भारत पर हो चुका है, तो नहीं है वाला प्रश्न तो यहाँ पर समाप्त हो जाता है। जम्मू एंड कश्मीर पर भी राष्ट्रीय सूचना अधिनियम का अधिकार 370 धारा हटने पर 2019 में 31 अक्टूबर 2019 में वहाँ पर भी जो है अब राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम का विस्तार हो चुका है। यानी कि अब पूरे भारत पर इसका विस्तार है राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम का। किसी राज्य किसी जाति को अनुसूचित जाति की श्रेणी में अधिसूचित करने का अधिकार किसे है? किसी जाति को अनुसूचित जाति की श्रेणी में अधिसूचित करने का अधिकार किसे है? तो राष्ट्रपति को है ना। राष्ट्रपति ही अधिसूचित कर सकता है ना।
अनुसूचित जाति की श्रेणी में अधिसूचित करने का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है। राष्ट्रपति किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र में घोषित कर सकता है। उसे अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन की शक्ति प्राप्त है। राष्ट्रपति को अनुसूचित जनजाति और के क्षेत्रों पर प्रशासन की भी शक्ति प्राप्त है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद उत्तरदायी है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद उत्तरदायी है लोकसभा के प्रति। ये हमने देख लिया था। अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सलाह के लिए मंत्रिपरिषद होगी। अनुच्छेद 74 के अनुसार है ना। और मंत्रिपरिषद होगी। मंत्रिपरिषद का प्रधानमंत्री होगा। उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति 75 के अनुसार करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति अनुच्छेद 75 के अनुसार करता है। मंत्रिपरिषद का सदस्य बनने के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो। मंत्रिपरिषद का सदस्य बनने के लिए संसद का किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए। यदि मंत्री बनते समय वह संसद सदस्य नहीं हैं तो उसे 6 माह के अंदर संसद का सदस्य बनना अनिवार्य होता है, अर्थात अन्यथा उसके पद से इस्तीफा देना होता है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। यदि लोकसभा किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे, यह विभाग उस विभाग से संबंधित विधेयक को निरस्त कर दे, तो ऐसी स्थिति में समस्त मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ता है। विभाग से संबंधित विधेयक को निरस्त कर दे तो ऐसी स्थिति में समस्त मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। अविश्वास प्रस्ताव किसी एक मंत्री के विरुद्ध भी लोकसभा किसी एक मंत्री के विरुद्ध भी अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे या उस विभाग के से संबंधित विधेयक को निरस्त कर दे तो ऐसी स्थिति में समस्त मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ता है। भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। किस प्रक्रिया से हटाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति पर संसद में महाभियोग लाया जा सकता है। अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति पर संविधान के अतिक्रमण हेतु महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है, जिसके अंतर्गत संसद का कोई सदन आरोप लगाएगा, किंतु सदन द्वारा महाभियोग का प्रस्ताव लाने पर उस सदन में के कम से कम 1/4 सदस्य का प्रस्ताव का समर्थन हो। प्रस्ताव को 1/4 का समर्थन होना चाहिए, है ना। सदन में कम से कम 1/4 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए। इसके पूर्व सूचना 14 दिन पहले सूचना देनी होगी राष्ट्रपति को। यदि सदन अपने 2/3 सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पारित कर दूसरे सदन में भेजता है, 1/4 तो जो है देखो समर्थन में होने चाहिए, फिर 14 दिन पहले पूर्व सूचना होनी चाहिए, 2/3 जो है प्रस्ताव को पारित करके दूसरे सदन में भेजने चाहिए। तो दूसरा सदन महाभियोग के आरोप की जांच स्वयं या किसी न्यायाधिकरण से करा सकता है। यानी दूसरा सदन जो भी होगा वो या तो खुद जांच करेगा, ये बात सही है कि नहीं, या फिर किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण से करा सकता है। ऐसी जांच में राष्ट्रपति स्वयं उपस्थित होकर अपनी काउंसिल के माध्यम से बचाव कर सकता है। राष्ट्रपति खुद बचाव कर सकता है अपनी काउंसिल के माध्यम से, जहां पश्चात दूसरा सदन भी 2/3 बहुमत से महाभियोग को प्रस्ताव को पास कर दे, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति को पद से हटना पड़ता है। फिर यानी कि दूसरा सदन भी पास कर दे 2/3 से, तो फिर उसे हटना ही पड़ता है। उस पर महाभियोग की प्रक्रिया जो है कंप्लीट हो जाती है। राज्यसभा में भारत के राष्ट्रपति कितने सदस्य मनोनीत कर सकते हैं? तो 12 सदस्य मनोनीत कर सकते हैं। राज्यसभा में भारत के 12 सदस्य मनोनीत करते हैं अनुच्छेद 331 के अनुसार, है ना। राज्यसभा की बैठक 1952 को हुई थी। पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। राज्यसभा की पहली बैठक जो हुई थी वो 13 मई 1952 को हुई थी। इसकी अध्यक्षता उपराष्ट्रपति द्वारा सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने सबसे पहले की थी,
है ना, सभापति ने सदन में घोषणा की कि काउंसिल ऑफ स्टेट को अब राज्यसभा के नाम से जाना जाएगा। राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने 23 अगस्त 1954 को यह घोषणा की कि काउंसिल ऑफ स्टेट को अब राज्यसभा के रूप में जाना जाएगा। वर्तमान संविधान राज्यसभा में संविधान अनुच्छेद 80 के अनुसार 250 सदस्य होंगे। 238 चुनाव राज्य संघ 238 चुनाव राज्य से होकर आएंगे और संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभा द्वारा चुने जाएंगे। 238 है ना, चुनाव द्वारा संघ राज्य क्षेत्रों राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों से 238 चुने जाएंगे और 12 सदस्य जो हैं राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाएंगे, है ना। कितने राष्ट्रीय सुरक्षा का दायित्व किसके ऊपर होता है? राष्ट्रीय सुरक्षा का दायित्व किसके ऊपर होता है? तो राष्ट्रपति के ऊपर होता है, इनके ऊपर होता है। राष्ट्रीय सुरक्षा का दायित्व राष्ट्रपति के ऊपर होता है। सभी विज्ञप्ति या सभी विधेयक अन्य में राष्ट्रपति की मोहर के बाद ही कानून बनते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होता है। भारत का उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होता है जब वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्ह हो। राज्यसभा का सदस्य होने के लिए वह अर्ह हो, यानी कि उसकी योग्यता होनी चाहिए कि वह राज्यसभा का सदस्य बन सके। उपराष्ट्रपति बनना है उसे तो तीनों विशेषताएं सही हैं। अनुच्छेद 66 के अनुसार कोई व्यक्ति भारत का उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए पात्र तभी होता है जब वह उपर्युक्त तीनों शर्तों को माने। उसका निर्वाचन संसद के द्वारा उसका निर्वाचन जो होता है संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक गण के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के द्वारा एकल संक्रमणीय मत पद्धति से होता है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत पद्धति दोनों लगती हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव में। नागरिक होना चाहिए, 25 वर्ष पूरा होने चाहिए और राज्यसभा की सदस्यता होनी चाहिए, 35 वर्ष होना चाहिए और राज्यसभा के लिए अर्ह होना। भारत के 129वां क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन ऐसे निर्वाचक गण के सदस्य करेंगे जिसमें संसद के दोनों सदन अनिवार्य सदस्य होंगे और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होंगे। यानी कि अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण के सदस्य करेंगे, है ना, जिसमें संसद के दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य से मिलकर बनेगा। जो मंडल होगा, जिसके द्वारा चुनाव निर्वाचक गण का जो होगा ग्रुप, वो कैसे बनेगा? वो बनेगा राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होने चाहिए और फिर राज्य विधानमंडल के भी निर्वाचित सदस्य होने चाहिए, है ना, कि दोनों सदनों के भी होने चाहिए और राज्य विधानमंडल के राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी होने चाहिए, है ना। राज्य के अंतर्गत दिल्ली और पुदुचेरी के भी अब सदस्य राज्य क्षेत्र में विधानसभाओं में शामिल हैं, यानी कि दिल्ली और पुदुचेरी के भी सदस्य होने चाहिए। निम्न में से क्या सही नहीं है? तो राष्ट्रपति अन्य
कोई लाभ के पद धारण नहीं करेगा, तो ये बात सही नहीं है पूछ रहा है ना। तो ये बात तो सही बात है। राष्ट्रपति की उपलब्धियां एवं भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे, ये बात सही है मेरे हिसाब से। राष्ट्रपति बिना किराया दिए अपनी शासकीय नियमों के उपयोग का हकदार है। राष्ट्रपति को अपने कार्यकाल तक किसी भी दशा में हटाया नहीं जा सकता, ये बात गलत है, क्योंकि उस पर महाभियोग द्वारा संविधान का शोषण करने पर उसे हटाया जा सकता है। संविधान का डी ऑप्शन गलत है। 56 ख के अनुसार, अनुच्छेद 56 ख के अनुसार संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 के उपबंधित रीति के महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 61 के द्वारा, है ना। 56 ख के अनुसार संविधान का अतिक्रमण करने पर अनुच्छेद 61 के उपबंधित रीति के महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। अतः राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल के दौरान संविधान का अतिक्रमण के आधार पर हटाया जा सकता है, अर्थात डी ऑप्शन असत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे? कौन? डॉक्टर संजीव रेड्डी। छठे राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। छठे राष्ट्रपति थे ये हमारे। इनका कार्यकाल 77 से 25 जुलाई 77 से 25 जुलाई 82 तक रहा था। 25 जुलाई 82 तक रहा था। राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद लगातार 2 बार 52 से 57 राष्ट्रपति चुने गए। 52 से 57 2 बार लगातार चुने गए राष्ट्रपति। कौन? राजेंद्र प्रसाद, है ना। और फिर राधाकृष्णन ने वर्ष 1962 ईस्वी में C.H. राय को हराकर राष्ट्रपति का चुनाव जीता। C.H. राव को हराकर 1962 में। 1969 में बराहगिरी वेंकटगिरी B.V. गिरी ने नीलम संजीव रेड्डी को हराकर राष्ट्रपति चुनाव जीता है। निम्नलिखित में से किसे लोकसभा की कार्यवाही में विशिष्ट नियंत्रण पर भाग लेने का अधिकार है? राज्यसभा यानी कि लोकसभा की कार्यवाही में जिसे भाग लेने का अधिकार है, तो फिर वो होता है महान्यायवादी। महान्यायवादी कौन होता है? अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति, योग्यता, पदावधि, वेतन, कार्य तथा अधिकारों का उल्लेख उसकी नियुक्ति मंत्रिमंडल की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा होती है। महान्यायवादी भारत का एक प्रथम विधि अधिकारी होता है। संसद के किसी भी सदन में इसे विचार प्रकट करने का अधिकार है, लेकिन मतदान करने का अधिकार नहीं है। न्यायवादी एकमात्र ऐसा व्यक्ति होता है जो संसद के सदस्य न होते हुए भी संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है। एकमात्र ऐसा सदस्य है। भारतीय संसद की कार्यवाही यानी कि 133वें क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। भारतीय संसद की कार्यवाही में शून्यकाल का अर्थ है। शून्यकाल का क्या अर्थ है? प्रश्नकाल के अंत और कार्यसूची में दिए गए दूसरे विषयों के बीच मध्यांतर। कार्यसूची में दिए गए दूसरे विषयों के बीच मध्यांतर को जो है प्रश्नकाल कहते हैं, यानी कि शून्यकाल कहते हैं। प्रश्नकाल के अंत में और कार्यसूची में दिए गए दूसरे विषयों के बीच के मध्यांतर को यानी कि शून्यकाल कहते हैं। भारतीय संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के बाद शून्यकाल होता है। इसका समय 12 बजे से 1 बजे तक होता है। इसका समय क्या होता है? 12 बजे से 1 बजे तक शून्यकाल का समय होता है। संविधान में शून्यकाल का कोई उल्लेख नहीं है। शून्यकाल का संविधान में उल्लेख नहीं है, बताओ। शून्यकाल का संविधान में उल्लेख नहीं है, बताओ। हैं?
यह नाम 1960-70 के दशक में प्रारंभिक वर्षों में किसी समय समाचार पत्रों में तब दिया गया जब बिना किसी पूर्व सूचना के अविलंबित लोक महत्व के विषय उठाने की प्रथा विकसित हुई। अतः शून्यकाल को भारत की देन माना जाता है। शून्यकाल को भारत की देन माना जाता है। लोकसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि निम्नलिखित में से किस राज्य से हैं? सर्वाधिक प्रतिनिधि लोकसभा में कहाँ से हैं? तो बी ऑप्शन, उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक प्रतिनिधि लोकसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि उत्तर प्रदेश से 80 हैं। विधानसभा और बिहार से जो है बिहार से 40, महाराष्ट्र से 48, बिहार से 40, महाराष्ट्र से 48, मध्य प्रदेश से 29 प्रतिनिधि सदस्य लोकसभा में चुने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 135 है ना। पहली बार लोकसभा में निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने भंग किया था? पहली बार लोकसभा को निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने किया था? क्या भंग? पहली बार लोकसभा को 1970 में, दिसंबर 1970 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने सर्वप्रथम लोकसभा को भंग किया था। भारतीय संविधान का अनुसार प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को भंग किया जा सकता है। तो कौन थी वो? इंदिरा गांधी। 1970, दिसंबर 1970। राज्यसभा के बारे में 136वां क्वेश्चन है। राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? तो क्या सही नहीं है? राज्यसभा के नामित सदस्य राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। राज्यसभा के नामित सदस्य नहीं करते भाई, यही गलत है। संसद का उच्च सदन कहलाता है, बिल्कुल सही बात है। वित्त विधेयक राज्यसभा में सबसे पहले प्रस्तुत नहीं होता, वो तो वित्त विधेयक तो लोकसभा में सबसे पहले होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, उपराष्ट्रपति होता है। सही बात, तीनों सही बात है। अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन ऐसे निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाएगा जिसमें संसद और लोकसभा और राज्यसभा के और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे। राष्ट्रपति द्वारा नामित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन भाग नहीं ले सकते। शेष अन्य विकल्प सही हैं। भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति होता है और सशस्त्र बलों का भी सर्वोच्च कमांडर भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति होता है, क्योंकि संघ के रक्षा बलों का समादेश राष्ट्रपति में निहित होता है। राष्ट्रपति अपने में निहित रक्षा बलों का समादेश उस विधि के अनुसार प्रस्तुत करता है जिसे संसद बनाए। राष्ट्रपति रक्षा बलों के प्रमुख को नियुक्त करता है। राष्ट्रपति रक्षा बलों के प्रमुखों को नियुक्त करता है ना। भारतीय संविधान के अनुसार संसद में शामिल होता है। संसद में कौन कौन शामिल होते हैं? तो लोकसभा, राज्यसभा और प्रधानमंत्री नहीं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति होते हैं, है ना। सी ऑप्शन सही है। कैबिनेट का नेता होता है। कैबिनेट का नेता कौन होता है? तो सी ऑप्शन, प्रधानमंत्री। केंद्रीय मंत्रिमंडल भारत गणराज्य में कार्यकारी अधिकारी का प्रयोग होता है। इसमें विशिष्ट मंत्री कैबिनेट मंत्री और कनिष्ठ मंत्री राज्य मंत्री होते हैं। विशिष्ट मंत्री जो होते हैं वो होते हैं कैबिनेट मंत्री, और जो राज्य मंत्री होते हैं वो कनिष्ठ मंत्री होते हैं, सम्मिलित होते हैं, जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री करता है। जिसका नेतृत्व कौन करता है? प्रधानमंत्री। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर दोषारोपण करा जा सकता है? तो राष्ट्रपति पर दोषारोपण करा जा सकता है भाई। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति पर दोषारोपण का प्रावधान है। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया संचालित की जा सकती है जब वे संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करें। अनुच्छेद के विरुद्ध राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लगाने का संकल्प संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, लेकिन जिस सदन में महाभियोग का संकल्प पेश किया जाता है
जिस सदन में किया जाता है वहाँ के 1/4 सदस्य का हस्ताक्षर आरोप 1/4 सदस्य द्वारा हस्ताक्षरित आरोप पत्र सूचना राष्ट्रपति को दी जाती है और 14 दिन पहले जो है सूचना दी जाती है, और है ना, राष्ट्रपति को आरोप पत्र दिए जाने के सूचना 14 दिन बाद पहला सदन विशेष बहुमत से संकल्प पारित कर दूसरे सदन में भेज देता है। 14 दिन बाद, सूचना के 14 दिन बाद पहला सदन जो है दूसरे सदन में भेज देता है ना। दूसरा सदन जो होता है आरोप की जांच करता है, विशेष बहुमत द्वारा संकल्प पारित कर देता है। विशेष बहुमत यानी कि 2/3 सदस्यों द्वारा, है ना। तो महाभियोग की प्रक्रिया पूर्ण मानी जाती है। इस स्थिति में राष्ट्रपति को पदत्याग करना पड़ता है। 141वां क्वेश्चन है, किसके द्वारा भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से पदच्युत किया जा सकता है? तो संसद द्वारा किया जा सकता है ना। अनुच्छेद 61 के द्वारा अभी पढ़ा है हमने। भारत के प्रधानमंत्री कौन हैं? भारत के प्रधानमंत्री कौन है इस टाइम? मोदी जी हैं, दामोदर दास नरेंद्र मोदी, माननीय श्री दामोदर दास नरेंद्र मोदी। वर्तमान समय में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जिन्होंने प्रधानमंत्री का कार्यकाल 26 मई 2014 को ग्रहण किया था। 26 मई 2014 को ग्रहण किया। प्रश्नकाल के दौरान भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव 1991 से 1996 थे। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य में द्विसदनीय विधानसभा मंडल नहीं है? तो द्विसदनीय विधानमंडल किस में नहीं है? तमिलनाडु में नहीं है। उत्तर प्रदेश में भी है, जम्मू कश्मीर में भी है और कर्नाटक में भी है। राज्य विधानमंडल राज्य का विधानमंडल राज्यपाल तथा विधानसभा एवं विधान परिषद यदि अस्तित्व में हैं तो विधानमंडल में राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद होते हैं। यदि अस्तित्व में हैं कौन? विधान परिषद। यदि अस्तित्व में है तो विधान परिषद भी होता है, मिलकर बनता है। वर्तमान में देश के 6 राज्य यानी बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में वर्तमान में राज्य के 6 राज्य, देश के 6 राज्यों में विधान परिषद उपलब्ध है। द्विसदनात्मक विधानमंडल है। द्विसदनात्मक विधानमंडल कितने राज्यों में? 6 राज्यों में वर्तमान में है। 144वां क्वेश्चन है, एक सतर्कता के दृष्टिकोण से सरकारी संगठन के निर्माण कार्यों के तकनीक लेखा परीक्षा के कार्य को सौंपा गया है। लेखा परीक्षा के कार्य को किसको सौंपा गया है? तो ये हम कई बार पढ़ चुके हैं। महालेखा परीक्षक को सौंपा गया आर्टिकल अनुच्छेद 148 के तहत, है ना। जो केंद्र व सभी राज्य सरकारों के व्यय यानी कि खाली व्यय को रखता है, आय को नहीं रखता, खाली व्यय को रखता है, ध्यान है। व्यय संबंधी लेखा अंकेक्षण करता है। यदि पद पर नियुक्त राष्ट्रपति द्वारा, इस पद की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। 6 वर्ष और 64 वर्ष इसकी वो रहती है पदावधि, है ना। पहले पूर्ण निर्धारित किया गया हो, जो पहले पूर्ण निर्धारित। वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं कौन थे? संजय मूर्ति। वर्तमान में जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG संजय मूर्ति हैं जी। 145वां लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का, संघीय कार्यपालिका का सबसे लास्ट क्वेश्चन है ये। कार्यकरण नियम के अनुसार हस्ताक्षर और संपुष्टि में कार्यकरण नियम अनुसार हस्ताक्षर और संपुष्टि से पहले सभी अंतर्राष्ट्रीय समझौते और संधियों सिवाय उन्हें विनिश्चित रूप से छूट प्राप्त हो को डैश की
आवश्यकता होती है। तो बी, मंत्रिमंडल का अनुमोदन। कार्यकरण नियमों के अनुसार हस्ताक्षर और संपुष्टि से पहले कार्यकरण नियम के अनुसार हस्ताक्षर और संपुष्टि से पहले सभी अंतर्राष्ट्रीय समझौते देखे जाते हैं, है ना, और संधियां देखी जाती हैं, और सिवाय उसके उन्हें विनिर्दिष्ट रूप से छूट प्राप्त हो तभी उसको मंत्रिमंडल के अनुमोदन की आवश्यकता होती है। किसी भी कार्यकरण नियम के अनुसार हस्ताक्षर और संपुष्टि से पहले किसी अंतर्राष्ट्रीय समझौते और संधियों को सिवा उन्हें विनिर्दिष्ट रूप से छूट प्राप्त हो कि राष्ट्रमंडल का अनुमोदन की आवश्यकता होती है, मंत्रिमंडल के अनुमोदन की आवश्यकता होती है। यहाँ पर हमारा ये संघीय कार्यपालिका का टॉपिक प्रीवियस ईयर खत्म होता है। यहाँ पे संघीय कार्यपालिका।